मूवी स्टार्ट होती है एक एक्टर को दिखाते हुए जो अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा है। मूवी में वो एक प्रीस्ट है और उसे किसी बच्ची का एक्सोसिज्म करना है। स्क्रिप्ट में कुछ होली वर्ड्स थी जिसे वो पढ़ रहा था और ये पढ़ते हुए हम देखते हैं कि एकदम से इस सेट की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जिस कमरे में वो खड़ा था वो कमरा तेजी से हिलने लगा और एकदम से किसी ना दिखने वाली चीज ने उस एक्टर के ऊपर हमला करके उसे मार डाला। सीन वहीं से कट होता है और हमें ली और एंथनी को दिखाया जाता है। एंथनी एक ड्रग्स एडिक्ट है, इसी वजह से उसका और उसकी बेटी का रिलेशन बहुत खराब है। उसकी बेटी उसे डैड तक नहीं कहकर बुलाती और ये सब तब से है जब से एंथनी की वाइफ की डेथ हुई है। अपनी वाइफ वाले हादसे से पहले एंथनी एक एक्टर हुआ करता था, लेकिन उस हादसे के बाद वो नशे की लत में लग गया और उसने सारा काम छोड़ दिया। अब तकरीबन 2 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद एंथनी काफी हद तक स्टेबल हो चुका था, इसलिए उसे दोबारा मूवीज में रोल मिलना शुरू हो गए थे और अब उसे रोल दिया गया था उसी एक्टर का जिस एक्टर को हमने मूवी में मरते देखा है। ये रोल मिलने के बाद एंथनी बहुत खुश था। वो चर्च में जाता है और कन्फेशन करता है उसने अपने लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियाँ करी थी। अपनी वाइफ के मरने के बाद उसने अपनी फैमिली खराब कर दी। नशे में पड़कर अपनी बेटी से वो दूर हो गया, लेकिन अब वो सब ठीक करना चाहता था। पहले की तरह काम करके अपनी बेटी के करीब आना चाहता था और साथ ही अपनी वाइफ के सॉल को सुकून देना चाहता था। एंथनी अब घर आता है जहाँ वो औली काम के बारे में बात करते हैं। ली के पास भी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो अपने डैड गिनी एंथनी की पर्सनल असिस्टेंट बन गई। पहले अब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ली शूटिंग पे अपने डैड के साथ आया करती थी, जहाँ उसे ओवी की लीड कैरेक्टर ब्लेक भी मिली, जिसके साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ब्लेक उसे ये पूरा सेट दिखाती है और ये लोग जब एक जगह से कुछ आते हैं जहाँ 2 रोबोट शुरू हुए थे, तो ली को देखते ही एक रोबोट अजीब तरह से स्पार्क करने लगा। खैर शूटिंग अब शुरू हो जाती है और एंथनी शूटिंग से पहले शूटिंग सेट पर मुझो प्रीस्ट से अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें करता है। ये लोग जब बाइबल की कुछ वर्ड्स के बारे में बातें कर रहे थे तो हमने नोटिस किया कि एंथनी की नाक से खून आने लगा, लेकिन एंथनी ने इस बात को नजरअंदाज करती है, ये समझते हुए कि ये उसकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। आज भी सीन्स काफी अच्छे से कवर हो जाती है, जिसके बाद ली और एंथनी अपने घर आ जाती हैं। आधी रात में ली जब अपना फोन यूज कर रही थी तो तब उससे अपने लॉन्च में से अजीब किसी चीज के खड़कने की आवाज आई। वो जब देखने गई तो दूसरी कमरे का दरवाजा लॉक था। तभी उसकी किचन का नल किसी ने ऑन कर दिया। जैसे ही उसने किचन में जाकर नल बंद किया तो उसने लॉक खुलने की आवाज आई। वो दरवाजा अब खुल चुका था जो पहले लॉक था और अंदर कोई भी नहीं था। वो इन सब चीजों को इग्नोर करके कि अपने रूम में जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे एंथनी यानी उसके डैड कॉरिडोर में खड़े दिखाई दिए। ली उसके पास गई, वो कुछ बड़बड़ा रहा था। ली उसे पकड़ के झंझोत देती है, जिसके वजह से एक वक्त के लिए एंथनी घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो नींद में चल रहा था। अगले दिन एंथनी जब शूटिंग के लिए जाता है और डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा होता है तब वो ये सब अच्छे से नहीं कर रहा था। डायरेक्टर भी अब गुस्सा हो गए थे। डायरेक्टर उसे कहते हैं, तुम अपनी जिंदगी में होने वाली हर बुरी चीज को याद करो, शायद फिर तुम अपनी रूखिया एक्सप्रेशन अच्छे से दे पाओगे। और यहाँ पर हमें उसके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो कॉन्वेंट में रहा करता था और फादर वहाँ के बच्चों को एब्यूज करते थे। खैर एंथनी दोबारा अपने डायलॉग्स के प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इसमें इस बार जैसे ही उसने ये डायलॉग्स वाले पेपर खोले तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। अंदर डीमन की ड्राइंग्स बनी हुई थी और लिखा हुआ था एंथनी, इसमें इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वही ड्राइंग्स वाले पेपर रखे अपनी ड्राइंग्स खोलता है कुछ चीज लेने के लिए, तो ड्राइंग्स में उससे एक क्रूसिफिक्स दिखता है और अपने पे भी, तो ये काम आपको आसान लगेगा। ये सुनकर वो उठता है। उठते ही उससे चक्र आने लगे थे। वो ली से कहता है, मुझे अपनी रूम में जाकर आराम करना चाहिए। ली के हामी सारे लाने पर वो यहाँ से चला तो गया। ली ने उसका पीछा किया। बेसमेंट के वॉशरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। चुपके से लिए सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती हैं और एकदम से उसका फोन गिर जाता है। जैसे ही वो उठाते हैं तो अब उसके डैड उसके सामने थे। नहाते हुए वो वहीं पे उसके सामने यूरिन भी कर देते हैं। ली इन सब चीजों से घबरा जाती है, क्योंकि अब एंथनी की आंखें भी बिल्कुल वाइट हो गई थी, जैसे किसी ने उसे पुसेस कर दिया हो और वो इविल नजरों से ली को देख रहा था। तेजी से वो वहाँ से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बावजूद भी वो ली को ऐसे ही अजीब नजरों से देखता रहा। ऊपर जा गए जैसे ली को होश आ गया था, वो अब अपनी वॉशरूम में जाकर शॉवर लेता है और ली उसके पीछे जाकर चिल्लाते रह जाते हैं, आपने मेडिसिन चेंज की है न, ये उसका साइड इफेक्ट है, आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस टाइम एंथनी उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, जबकि हम उसकी बॉडी पे काले धब्बों को देख रहे थे, जो इस बात ठीक इन्फॉर्मेशन थी कि वो किसी इविल शीज के पोजीशन में है। इन्हीं किसी बुरे ताकत ने उसे अपने कब्जे में लिया है। यही निशान एक से यही निशान जैसे कुछ ही सेकंड के लिए उसकी बॉडी पे आए थे और फिर चले भी गए। मूवी सेट पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और किसी को नहीं था, लेकिन राज जो मैंने देखा है
उसके बाद कुछ यकीन हो रहा है। इसके बाद ली जब घर आती है तो देखते हैं कि इंद्री उससे पहले उसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे, जिसमें से खून बह रहा था और मूव का भी तकरीबन यही हाल था। उससे मिली उससे कहती है आपने दोबारा ड्रग्स शुरू कर दी, उससे लाइफ में वापस चलने गए, जिससे मुझे नफरत थी, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। यह सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया और जोर से चिल्लाया कि वहाँ कमरे में मौजूद सारी कांच की चीजें टूट गई और अजीब से भयानक से तरीके से चलते हुए अपनी बेटी के सामने आया। वोली से कहता है कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे पास ना स्कूल है ना माँ है, बचाओ में तुम मेरे पास ही रहोगी। ये सुनकर ली बुरी तरह डर जाती है और गुस्से में कहती है एंथनी दूर रहो मुझसे। इसके जवाब में वो कहता है एंथनी नहीं हूँ मैं। ली बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वो अगले दिन शूटिंग के सेट पर जाकर फादर से मिलती है और फादर को एंथनी की सारी सिचुएशन बता देती है। एंथनी अब रातों को वॉशरूम में कुछ न कुछ बोलता भी था जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। फादर जब ही सुनते हैं तो वो खुद भी घबरा जाते हैं क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था। इस रिकॉर्डिंग में एंथनी खुद डीमन मुलॉक को बुला रहा था और ये काफी खतरे की बात थी। फादर ली से कहते हैं तुम अपने घर चले जाओ, मैं कुछ भी करने से पहले डीमन मुलॉक और एंथनी के ऊपर और रिसर्च करना चाहता हूँ। सारे उसे टोक देते हैं और इस चीज से एंथनी को हंसता जाता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रूसिफिक्स वो फेंक देता है और तेजी से स्टेयर स्क्रीलिंग पे हाथ मारते हुए नीचे उतरता है। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी, ऐसे जैसे किसी चीज ने उसे काबू कर लिया हो। स्टेयर स्क्रीलिंग से उतरते ही अजीब तरीके से उसकी बॉडी मुड़ने लगती है। उसकी कमर उल्टी तरफ मुड़ गई थी और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। जिसके बाद ली जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि कहते हुए कि एंथनी रुक जाओ, तो वो इस बार भी यही जवाब देता है एंथनी नहीं हुए, जिसके बाद वो बार बार अपना सर टेबल से मारने लगा। ये सारे तमाशे देखकर डायरेक्टर एंथनी को किसी और एक्टर से रिप्लेस कर देता है और जब वो वाला एक्टर अपने डायलॉग्स रिहर्सल कर रहा था तो एंथनी ने आकर उसकी आंखों में कांच डाल के उसे मार डाला। उसकी इस हरकत की वजह से अब इस मूवी की शूटिंग बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मूवी की मैन कैरेक्टर भी बहुत परेशान थी। वो परेशान थी इसलिए ली उसे अपने घर ही ले आई, जहां दोबारा एंथनी ने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया कि दोनों उसे परेशान हो जाती हैं और उसे वहां से जाने को कहती हैं, जो सुनकर एंथनी विंडो से जंप कर दिया। लेकिन हैरानी की बात थी वो विंडो से नीचे नहीं गिरा बल्कि कहीं गायब हो गया। डर कर ये दोनों जाती हैं फादर के पास और उन्हें ये सारी बात बताती हैं, जिसके जवाब में फादर उन्हें बताते हैं अब वो वही मिलेंगे जहाँ से ही काबू करना शुरू हुआ था। यानी शूटिंग के सेट पर अबली जब मूवी सेट पे आए तो उसे सामने एक रूम के अंदर बाइबल गिरी हुई नजर आई। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए रूम के अंदर जाती है तो एकदम से उसके पीछे एंथनी आकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर वो बाइबल की वर्ड्स को पढ़ने लग जाती है और एंथोनी यानी वो डीमन भी अब उसके साथ साथ उन्हीं वर्ड्स को पढ़ा रहा था। जैसे भी वर्ड्स उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही हूँ, डीमन उससे कहता है कि ये मैं सदियों से सुनता रहा हूँ और अब ये मेरे ऊपर कोई काम नहीं करती। ली अब डीमन से कहते हैं प्लीज एंथनी को छोड़ दो, वो मर रहा है। जवाब में डीमन कहता है वो तो सदियों से मर रहा है। ये कहते ही वो डीमन ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली के हाथ में इस टाइम क्रूसिफिक्स था जिसे वो उस डीमन के सर पे लगाती है और डीमन उसे छोड़ देता है। ये क्रूसिफिक्स उसके सर पे लगाने की वजह से डीमन की पावर्स थोड़ी कम हुई थी। ऐसे में जहाँ फादर और ब्लेक को भी डीमन ने पैरालाइज किया हुआ था वो भी उसकी पोजीशन से छूट जाते हैं। अब फादर डीमन से कहते हैं तुम एंथनी की बॉडी छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि फादर खुद एंथनी का एक्सोर्सिज्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। डीमन भी उसकी बात मानते हुए एंथनी को छोड़कर फादर के अंदर आ जाता है। यहाँ से अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें ये रीजन दिखाई जाती है कि क्यों उस डीमन ने सिर्फ एंथनी को ही पकड़ा था। असल में एंथनी बचपन में जब कॉन्वेंट में रहता था तब फादर उसे एब्यूज किया करते थे और एब्यूज करने के बाद उसके सर पे उल्टा क्रूसिफिक्स बना देते थे। यानी वहाँ पर गॉड को वाना नहीं चाहता था, वहाँ पर डीमन की वर्शिप होती थी। डीमन की यानी शैतान की पूजा की जाती थी। ये डोमा बचपन से अब तक एंथनी के दिमाग में था और यही उसकी कमजोरी बनी, जिसकी वजह से डीमन ने उसको पोसेस कर लिया। सीन सुबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ अब फादर की पॉटी में वो डीमन है। फादर को बचाने के लिए एंथनी यहाँ होली क्रूसिफिक्स उठाता है और बाइबल की वर्स पढ़ना शुरू कर देता है। अब उसकी वर्स डीमन के ऊपर असर दिखा रही थी, क्योंकि वो बचपन वाले अपनी ट्रॉमा से अपनी गल चुका था और गॉड के ऊपर बिलीव रखते हुए यह वर्स पढ़ना था और ऐसे वो डीमन कमजोर होकर फादर को छोड़ देता है। कहानी के आखिरी दृश्य में हमें एंथनी और ली को दिखाया जाता है जो अब अपनी लाइफ नॉर्मल गुजार रहे थे। एंथनी रोज चर्च जाने लगा था जबकि ली अपने साथ हुए इस सारे वाकयों की स्टोरी लिख रही थी और इसके ऊपर वो एक फिल्म बनाना चाहती थी, जिससे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और कॉन्जरिंग की अगर आप लोग को और भी डिफरेंट पार्ट्स देखनी है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।